चलो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चल रहा था हमारा और हम लोगों ने केई, केडी, केपी सब पढ़ दिया। बस क्या बचा हुआ है? कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, बस वही बचा हुआ है, बाकी सब कुछ हो यार। देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग यार। अच्छा एक बात बताऊं, कंपनी को पैसों की जरूरत है, पैसा का अरेंजमेंट आपसे हो सकता है, पैसों का अरेंजमेंट आपसे हो सकता है, ठीक है। दूसरा, पहले लिखवा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ रिटेंड अर्निंग is an opportunity cost of dividend foregone of equity shareholder. Here two types of cost of capital. Explicit cost of capital. Explicit cost of capital. Actual outflow. इसके अंदर आया था cost of debt, cost of financial, cost of equity. Implicit cost of capital. No actual outflow. में आएगा कॉस्ट ऑफ रिटर्न।
कंपनी के पास जो पैसा है, कंपनी जो कमाती है, वो कंपनी के पास जो पैसा बचता है वो एक्चुअल में किसका पैसा होता है? शेयर होल्डर, आप ही का पैसा है। अगर मैं आपको पैसा दे देता, आप मुझसे क्या चाह रहे हो? आपने मुझे पैसा लगाया ना, आप मुझसे जो चाह रहे हो, आपने इक्विटी खरीदा, तो बदले में मुझे जो आपको देना पड़ता है उस कॉस्ट का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब मैं आपसे बोलूं कि ठीक है, मुझे दो मत, मैं आपका ही पैसा रोक लेता हूं, ठीक है, भले ही मुझे देना नहीं है आपको कुछ, लेकिन पैसा तो आपका ही है। अल्टीमेटली मुझे उससे भी उतना ही कमाना पड़ेगा जो आप एक्चुअल देते तो मुझे कमाना है। काश आप बारीकियों को समझे फिर से। पैसा आपका तो है, आपने एक्चुअल में मुझे दिया और मैंने इसको प्रोजेक्ट में लगाया, तो मुझे आपको कितना देना हम के ही निकाल लेते हैं कि यार आपने 15% बोला है, तो ठीक है, मुझे कम से कम कितना परसेंट कमाना पड़ेगा? 15% निकाले हमने। आर एफ प्लस जो भी दिया, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, उससे मैंने 15% निकाला, 15%। तो मैं प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं तो मुझे 15% चाहिए। अब दूसरा है कि चलो यार, मैं एक सोच रहा हूं यार, इनसे आपसे पैसे नहीं बुलाता, आपका ही पैसा मेरे पास रखा हुआ है, हालांकि उसका कॉस्ट एक्चुअल में दिख रहा है आपको, वो पैसा किसका है? आपका। उससे मुझे कम से कम कितना कमाना पड़ेगा? सवाल बस इतना है। कमाना तो पड़ेगा भैया, क्योंकि पैसा तो आपका है। आप कितना परसेंट चाह रहे थे मुझसे? 15। हालांकि आप दे नहीं रहे हो, पर सीरियसली बोलूं तो मैं आपको देने की अपेक्षा आपको डिविडेंड दे देता ना, पर डिविडेंड ना देकर रखा है अपने पास, और उसको मैं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं यार, इससे मुझे आखिर प्रोजेक्ट्स में कितना कमाना चाहिए, ये सोचना है बस। यहां तक लिख लिया है ना? समझा रहा हूं। ये आप, ये कंपनी, ठीक, ओके सर। अब सर, हमने एक्चुअल में इक्विटी खरीदा, पैसा आपको दिया, आपने प्रोजेक्ट में लगाया, और हमने D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G से क्या निकाला? के, और वो निकला कितना? 15%। तो प्रोजेक्ट में अगर पैसा मुझे निकालना है, रिटर्न कमाना है, तो कम से कम मुझे 15% तो कमाना पड़ेगा, उससे ज्यादा तो अच्छा है। अगर प्रोजेक्ट से मुझे 16% रिटर्न मिलता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्चुअल दूसरा, अब मेरे पास पैसे जमा है, अब मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना यार आपको डिविडेंड दे दिया जाए। पैसा तो आपका है, और मैं आपको मान लो डिविडेंड दे भी देता, तो वापस आप क्या करते? आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट करते, मेरे यहाँ इन्वेस्ट करते तो कितना परसेंट मिलता आपको? 15। मैं आपसे बात करूँ कि सुनो ना, मैं आपको डिविडेंड नहीं दे रहा, मैं प्रोजेक्ट में लगाने का सोच रहा हूँ, तो सोचो उस पैसों की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट है, भले ही उस पैसों पे एक्चुअल मुझे नहीं देना है, पर उस पैसे को लगा कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा। सवाल यह है कि कम से कम कितना कमाना पड़ेगा? 15% कमाना ही पड़ेगा। आप बस ये बात समझने की कोशिश करो कि ये जो पैसे दिख रहे हैं, मैं आपको देता, आप मुझे देते वापस, और 15% मांगते ना, तो मैं कहता हूँ ये रहने दो ना यार, क्यों आप ऐसा घुमा रहा है? ये आप ही का पैसा है, मैं प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ, प्रोजेक्ट में तभी लगाऊंगा जब मेरा 15% से ज्यादा की कमाई होगी, नहीं तो पैसा आपको दे दूंगा। सर, कहने का मतलब क्या है? क्या कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग होता है? यस, ये रिटर्न अर्निंग है, पर ये पैसा किसका है? आपका। आप कितना चाह रहे थे? 15। तो चलो ना यार, मैं कम से कम, इसका भी कॉस्ट है, भले ही मुझे एक्चुअल में इस पे कुछ नहीं देना, पर कम से कम इस पे मुझे 15% तो कमाना ही पड़ेगा। तो सर एक बात में बोलो, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बोलूंगा, के ई इज इक्वल टू के आर, दैट्स इट। सिंपल है और कुछ नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, पर फिर भी मेरी आदत है लिखवाने की, तो यहां तक लिख लिया। अच्छा, दो टाइप का कॉस्ट होता है, डिबेंचर, केडी, क्या उनको एक्चुअल में पैसे देना होता है? यस। इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड, अगर आप शेयर खरीदोगे डिविडेंड। पर जो रिटर्न अर्निंग है, एक्चुअल में मुझे आपको कुछ देना नहीं है कि यार इस पे भी मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, पर इन पैसों को मैं यूज कर रहा हूं ना। दो टाइप का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट, मतलब एक्चुअल में देना, एक्चुअल आउटफ्लो, और एक होता है इम्प्लिसिट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हो ना? अगर मैं आपको देता तो आप कितना कमाते उतना मैं आपको, ठीक, ओके सर। और क्लियरिटी आएगी, कोई एग्जांपल बनाएंगे ना तब समझ में। अगला डॉट लगाना इसी में।
कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज calculated as under AR is equal, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, P1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। याद हो जाएगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल, P1 ₹5, P0, P0 का मतलब P0 शेयर का प्राइस, मैं कंपनी हूं आज की, 60 रुपए, ग्रोथ रेट 4%, ठीक है। अभी 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 सुनोगे सुनोगे सुनोगे, कहानी खत्म नहीं हुई। शेयर कितने का है? 50, 60। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 60 रुपए चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम शेयर खरीदने को तैयार हैं। मेरे पास कितना आएगा आपके पास से? 60, और हर साल मुझे कितना देना पड़ेगा? 5 रुपए। जैसे ही मैं 60 रुपए लाने का सोच रहा था तो पता लगा यार अंडर राइटिंग कमीशन भी तो लगेगा, तो मुझे 60 नहीं मिलेगा नेट। कंपनी है यार, अंडर राइटिंग कमीशन फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, तो वो एक डालता हूँ पिक्चर में, मजा आएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट ₹2 पर शेयर, कैलकुलेट के और KR। KE इज इक्वल टू D1 कितना है? 5, ग्रोथ कितना है? 4%, नीचे क्या आएगा? माइनस करना पड़ेगा फ्लोटेशन कॉस्ट, समझ रहे हो ना, क्योंकि कंपनी के पास जेब में कितना है? 58, तो कंपनी तो ये बोलेगी भाई कि 58 पे मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि यार शेयर इश्यू करने पे तो फ्लोटेशन कॉस्ट कट जाएगा। $12.62, सही है ना? पक्का? अब क्या निकालना है यार? ठीक है, और एक बार लिखता हूँ ना, समझ आएगा। 5 डिवाइडेड बाय, मैं शेयर होल्डर को क्या समझा रहा था कि देखो भाई, अगर आपका पैसा, मैं आपको पैसे देता, फिर आप वापस क्या करते? शेयर खरीदते, तो क्यों ये काम करे यार, रहने दो ना मेरे पास में, रहने दो ना मेरे पास में। का सब समझ पा रहे हो? शेयर इश्यू नहीं हो रहा ना इस बार, तो इसलिए यहाँ 60। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली क्या फ्लोटेशन कॉस्ट आता है? नहीं। इससे पहले जितना भी मैंने केई करवाया, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट डाला था? नहीं। तो जनरली केई इज इक्वल टू KR, जनरली 99% क्वेश्चन में। लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, तब फिर आपको सोचना पड़ेगा कि KR निकालते समय फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा, ये निकालते समय तो होना ही। 12.33%।
यस सर। तो फाइनली एक नोट लिख लिया जाए। rotation cost is ignored while calculating cost of return earnings। बाकी हमारे क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें के ई और के आर अलग अलग है। इस सारे क्वेश्चन में के इज इक्वल टू के आर चलेगा। वो एक क्वेश्चन के लिए रोटेशन कॉस्ट डालना। जितने भी क्वेश्चंस है किसी में भी अगर मैं कहूँ करीब 60 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन में बड़े मुश्किल से 3 क्वेश्चंस ऐसे हो गए जिसमें केपी पूछ लिया होगा या के आर पूछ लिया होगा या के ई पूछ लिया होगा। इट मीन्स अब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए ये सब ये वर्किंग नोट पढ़ा अभी तक हम लोग। अब हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लिखोगे मेन जो काम वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर अभी तक वर्किंग नोट पढ़ रहे थे? हाँ जी। मैंने शायद लिखवा रखा, पहला लिखवा रखा था स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 2 चल रहा होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट नंबर 2 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी का नाम है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल बजटिंग में तो एक रजिस्टर यूनिट खत्म होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट? बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डर जाओगे अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा तो स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए कोशिश करेंगे फॉर्मूला बनाने की। एग्जाम्पल से फॉर्मूला लिखवाने की अपेक्षा एग्जाम्पल से हम फॉर्मूला बनाएंगे। चलो जी, पैसों की जरूरत थी तो हमने कुछ पैसों की व्यवस्था किया इक्विटी शेयर कैपिटल से, और करीब करीब 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल से अरेंजमेंट किया, और उनको जो देना है उसको बोलते हैं केई, और केई निकला हुआ है 15%। तो 5 लाख पे कितना देना पड़ेगा भैया? 15%। और पैसों की व्यवस्था किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आया 3 लाख, और इस पे क्या निकाला जाता है? केपी। बोलो कितना परसेंट? जो बोलोगे लिखूंगा 10। और कुछ पैसे की व्यवस्था कहाँ से किया? डिवेंचर। तो 10 लाख लग रहा था तो 2 लाख की व्यवस्था यहाँ से हुई।
और इनको जो देना है इसको क्या बोलते हैं, केडी। कितना, 5% में कहाँ पैसा मिलेगा यार, थोड़ा सा बढ़ा के। किसी को 11 तो नहीं लग रहा? हाँ हाँ, ऐसा बोलो ना, 11। आप प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, इनको क्या मुझे देना ही देना है, हाँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और आपको प्रॉफिट होगा तो लिखना मत, लिखा 11। डिबेंचर होल्डर मैं आपको 11% देना चाहता हूँ। और सुनो, आप लोगों को कितना देना चाहता हूँ? नहीं, आप तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपको कितना? इनको 11 मिलने वाला है, आपको 10 मिलने वाला है। इनको पक्का पक्का मिलेगा, आपको मिले, कमाऊंगा तो मिलेगा। क्या बनना चाहोगे? केडी। तो अगर सीरियसली बोलूं तो ये 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्चुअल बात करो। नहीं तो लोग डिबेंचर ही लेंगे, प्रेफरेंस शेयर में वैसे कम मिल रहा है और रिस्क भी है, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा चाहिए ना भाई। ओके सर, सर मान लो अपना दिमाग छोड़ो सर, एग्जाम में 11 दिया तो कैसे करेंगे, चुपचाप करके जाएंगे, ठीक? कुछ नहीं सोचना, पता लगा वहां एक्सपर्ट, हमको नहीं बनना एक्सपर्ट, मैंने आपको बताया कि क्या है। तो भाई 5 लाख पे 15% जाएगा, 3 लाख पे 10% जाएगा, 2 लाख पे 8% जाएगा। मेरा सवाल है कि टोटल कितना 10 लाख पे कितना जाएगा, निकल सकता है? और परसेंटेज में बताओ कि 10 लाख पे का टोटल परसेंटेज कितना जा रहा है, इसको बोलते हैं वेटेड। कैलकुलेट लिख लो, कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ कैपिटल 12.1। एक बार ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ। लिख लिया? चलो 2-3 मेथड सिखाऊंगा, हर मेथड काम आएगी। इस प्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले अल्टरनेटिव, हमें क्या निकालना है, क्यू। 5 लाख पे कितना देना है, 15। तो 5 लाख तो 15 प्लस 3 लाख पे कितना देना है, 10। तो 3 लाख तो 10 प्लस 2 लाख पे 8, तो 2 लाख इंटू 8, और ये सब डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 5 और 3, 8 और 2, 10 लाख। इंटू 100 करना है क्या कि नहीं करना? अगर मैंने इधर पर बोलो, जो आप बोलोगे मैं करूंगा। आप कहोगे कि सर एक बार ये कैलकुलेट कर लो, फिर बोलोगे इंटू 100 करो, तो मैं कर दूंगा। एक बार कैलकुलेट तो करो। याद रखना मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा, सिर्फ 15 लिखा है। नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें आंसर कितना आ रहा मैंने जो किया उसके हिसाब से बताओ। $12.1, लास्ट में हम परसेंटेज लगा देंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, काश समझ। अगर मैं यहाँ परसेंटेज लिखता तो फिर इंटू 100 करना पड़ता, मैंने सीधा 15 ही लिखा, तो फिर सीधा सीधा इंटू 100 की जरूरत ही नहीं। केओ का मतलब, ये केओ है कि के जीरो है?
के ओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हे भगवान, मतलब सर पहचानेंगे कैसे कौन सा जीरो है कौन सा ओ है? कुछ लोग बच्चे इसको पीओ बोलते हैं, ये पी जीरो है ना? हो जाए, क्या मतलब, हमको तो लिखने से मतलब है। केओ का मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दस नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या इस पे आपको 10 मिलेगा? प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं, अब अल्टरनेटिव, अब हमको 10 नंबर लाना है। आंसर कितना निकालना है? 12.1। पर 12.1 निकालना है, थोड़ा सा टाइम लगा कर निकालना। अल्टरनेटिव 2। ये क्या है? बस प्रेजेंटेशन ठीक कर रहे हैं हम तो, पर हेडिंग डाल देना WS। ठीक, कितने कॉलम आएंगे? मैं पहले लिख लूँ क्या? हाँ सर, आप लिख लो तब हम। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सोर्सेस। पैसा कहाँ से आया? फिर लिखा कितना कितना आया। ठीक है, मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको नोट करें क्या थोड़े अच्छे से। पैसा हमारा एक तो आ रहा है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल से, और कहाँ से आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और कहाँ से आ रहा है? डेट से। इससे कितना आया? 5 लाख। और ये कितना आ गया? 3 लाख। और ये कितना आ गया? 2 लाख। टोटल मिलाकर कितना हो गया? अब जितना पैसा मेरे पास आया है 10 लाख, उसमें से इक्विटी से कितना परसेंटेज, इक्विटी का कितना परसेंटेज? फिर से रेट नहीं, जो मेरे पास जमा हुआ है, कितना जमा हो गया? 10 लाख। उसमें ये 10 लाख, 10 लाख में से ये किसका? इक्विटी का। तो टोटल 100% है, तो 100 में ये कितना है? 50। 50 को हम 0.5 लिख सकते हैं, और इसको बोला जाता है वेट्स। वेटेड एवरेज पढ़े ना, इसको बोलते हैं वेट्स। 0.5। और इसको क्या लिखेंगे? पॉइंट। और इसको क्या लिखेंगे? 0.2। कैलकुलेटर में करना आता है आपको? कैलकुलेटर में कैसे करते हो? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, फिर 3 लाख इक्वल टू, फिर 2 लाख इक्वल टू। इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगी, कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। एक बार ट्रायल मारते। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इक्वल टू करोगे 0.5, फिर 3 लाख के बाद सीधा इक्वल टू दबा देना 0.3, फिर 2 लाख के बाद फिर इक्वल टू दबा देना 0.2। मतलब बार बार डिवाइडेड बाय 10 लाख करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर, वेट हो गया। अब उसके बाद लिखोगे स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट आपने निकाला, दिया हुआ शायद यहाँ कितना दिया था? 15। इसका कितना था? 10 था क्या? 10, 8। अब वेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं स्पेसिफिक कॉस्ट से। 15 इंटू 0.5 तो कितना आ गया? 7.5। 10 इंटू 0.3 3, और 8 इंटू 0.2, और इन सबको आप ऐड कर लो कितना। जो आप बोल रहे थे ना सर डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना? डिवाइड, या फिर ये देखो 5 लाख, ये 10 लाख यहाँ भी डिवाइड हो रहा, 10 लाख यहाँ भी डिवाइड हो रहा, 10 लाख इसमें भी डिवाइड हो रहा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो यही तो है। थोड़ा सा कुछ नहीं है, तो टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। टाइम पास की तो हमारी बचपन से आदत है। कैसे आदत है मैं बता रहा हूँ, जरा बताना। अकाउंटिंग आता है ना? 8 लाख रुपए का मैंने परचेज किया गुड्स, इसमें से
6 लाख रुपए का गुड्स, पूरा तो बेचते नहीं यार, 6 लाख का माल मैंने 6,75,000 का बेच दिया। बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 75,000। पर अकाउंटिंग वाले जबरदस्त टाइम पास करते, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बोलते इसको। इधर लिखते परचेस कितने का, 8 लाख, फिर इधर लिखते बाय सेल्स कितना, 675, फिर लिखते क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहां निकलता जीपी, जबकि सीधा 75 दिख रहा है ना यार। तो जब अकाउंटिंग में किया है हम लोगों ने टाइम पास, तो एफएम में भी करेंगे। 10 नंबर इस पे नहीं मिलेगा, इस पे मिलेगा। ये बनाना सीखना पड़ेगा। चलो नोट करते हैं। सर एमसीक्यू आते, फिर तो हम ये लिखेंगे भी नहीं, हम तो कैलकुलेटर में बना लेंगे। एमसीक्यूज करवाऊंगा मैं। अधिकतर क्वेश्चन में हम टेबल ही बनाया कर, ठीक है, क्योंकि 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते, एक एक क्वेश्चन 10 नंबर। हो गया? ओके। अल्टरनेटिव थ्री, अल्टरनेटिव थ्री आईसीएआई फॉर्मूला भी यूज करता है। क्या निकालना हमको? केओ के डब्ल्यू एक ही बात है। लिख लो फॉर्मूला। वैसे अगर मैं कुछ समझाए बिना लिखाता ना, तो होश उड़ जाते कि सर ये याद कैसे होगा। अब देखो कि ऑटोमेटिक कहोगे कि यार टाइम पास है, के इंटू डब्ल्यू ई प्लस के पी इंटू डब्ल्यू पी प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी। डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, तो 15 इंटू 0.5 लिख लो, ये लिखा हुआ है। और फिर कितना है? 10 इंटू 0.3, 10 इंटू 0.3 और 8 इंटू 0.2, और आश्चर्य होगा आंसर आएगा 12.1%। फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाँ, यही वेट ऑफ ई इक्विटी। ये चलता है, चलता है। हाँ जी, आपके अलावा सारी दुनिया जानती सी ये लोग कि हाँ ऐसा चलता है।
अब आप पहली बार एफएम पढ़ रहे हो ना। अब कुछ रह ना जाए, एक फॉर्मूला और यूज किया है इसलिए। ये सुनो, ये कोई फॉर्मूला नहीं, आप भी जानते हो यार, ये तो टाइम पास है जबरदस्ती, है ना। और एक फॉर्मूला तो पूरा ही कर ले, लास्ट लास्ट अल्टरनेटिव 4। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए हमको, इसलिए मैं करवा। KU is equal to KE into E divided by E plus E AP into E plus KD into E plus। यही कितना है? 15। इक्विटी कितने रुपए का उठाए हो आपने? 5 लाख। और ये सब मिलाकर कितना है? 10 लाख। ठीक, मजा आ गया सर। मजबूर हूँ यार, मैं क्या कर। ये भी कितना है? 10। अब प्रोफेसर कितना है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस 8 इन लाख डिवाइड। और आश्चर्य होगा, इसमें आंसर आएगा आपका 12.1%। तो सर एग्जाम में चारों करके आना है कि बेकार की बात है, कोई भी एक करना है। टेबल, वही बात है, टेबल बनाना पड़ेगा। जब हम मजबूर हो जाएंगे तब फॉर्मूला यूज करेंगे, और मजबूर होना पड़ेगा, एक आध दो क्वेश्चन में आपको होना ही पड़ेगा। नहीं टाइम नहीं, डेटा ही वैसा दिया रहेगा। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? ये तो टाइम पास है, आप भी जानते हो। पर आईसीएआई ने फॉर्मूला ऐसा लिख रखा है, और जो बच्चे क्लास नहीं लेते वो देखते, हे भगवान क्या क्या लिखा है भाई। वो थोड़ा है कि पता नहीं क्या है। ये होता है। और यही चीज अगर मैं आपको एग्जाम्पल से पहले लिखवाता ना, तो कहते क्या चल रहा है पता नहीं। हाँ, अब ऐसा लग रहा है यार कुछ नहीं है। चलो, तो अब हम तैयार हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था WSCC का, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप बनाकर बता दो। टेबल से करेंगे काम, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? एक ही बार बनाना है। किससे बनाना है हमको? टेबल से। तो क्या लगता है कि जैसे कितने 8 नंबर का क्वेश्चन आता है मान लो, वैसे तो 10 का भी था, मान लो अभी 8 नंबर, 8 इंटू 1.8, 14 मिनट का टाइम होता है। 14 मिनट में तो बन सकता है ना ये? एक बार देख लेते। देखो क्या एग्जाम, अब आपके लिए चैलेंज है ना। एग्जाम, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 2,50,000, और डेट से 4 लाख। तो टोटल कितना फंड हो गया हमारे पास? 11 लाख। सर जैसे वेट्स होता है, वेट जैसे हम निकालते हैं, अभी तो बड़ा सिंपल आया था, पर कम से कम कितना डिजिट लेना पड़ेगा? 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट याद रखना। अब मैं आपको और क्या क्या दे दूं? KE KP KD काम हो जाएगा। D0 वो थोड़ी न दूंगा मैं आपको, वो तो करना है, पेज में नहीं पलटाएगा कोई। D0 8 रुपए।
P0 ₹60 ग्रोथ 4%। चाहो तो मैं BR ऐसा भी दे सकता हूँ, कर तो मैं ये पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इससे क्या निकलेगा, यही प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each, issued at 10% premium and redeemable after 6 years at 20% प्रीमियम। आगे लिखें 11% डिबेंचर ऑफ ₹1000 each, issued at 10% discount, redeemable after 5 years। कलर आउट। टैक्स रेट वो भी होता था, याद है किसी जमाने में, 30%। और भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट WACC, आपको WACC निकालना है। भी बात हुई थी कि सर 14 मिनट तो बहुत होता, हम तो 5 मिनट में बना लेंगे। तो चलो काम करें। पहले बनाएंगे वर्किंग नोट, कोई रूल से नहीं कि पहले मेन आंसर होना चाहिए, पहले वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में बनेगा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा भाई, 3 चीजें, KE KP KD। मजे तो और भी आ सकते थे, मैं KR भी डाल देता बीच में, पर अभी नहीं। बुक आ जाए, अब बुक आ जाएगी, बुक आ जाए तब मजा आएगा। अब तो हो गया, अब बिना बुक के हो नहीं सकता। सीधी सी बात। अब मैं जहां तक ले जाना चाहता था पूरा कॉन्सेप्ट, अभी तो ऐसा है कि कोई भी बुक लाओ और देखोगे तो अब बना लोगे, ये कंडीशन ला दिया हूं मैंने। बस वो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दो अप्रोच होती है, वो समझाना। पहले ये खत्म करे क्या, यस। तो चलो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आएगा वर्किंग नोट नंबर 1। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला लिखकर करना है ना, यही इस P1 P0 प्लस जी, D0 कितना दिया है, 8, ग्रोथ रेट 4%। P0 कितना है,
17.86%। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मैंने करवा दिया, बाकी तो दो आप कर लोगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, KPS। सवाल ये है कि छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा या बड़ा वाला। याद है दो फॉर्मूले होते, एक छोटा एक बड़ा वाला लगेगा, रेडीमेबल है। तो फॉर्मूला होता था PD 1 माइनस टैक्स। इसमें नहीं होता था ना, वो इंटरेस्ट पे होता था, डिविडेंड पे टैक्स सेविंग्स नहीं होता था, है ना, इसलिए मैंने मिटा दिया। आप मिटा नहीं पाओगे, आपको काटना पड़ेगा। प्लस अच्छा लिखा ही नहीं क्या, चलो बहुत अच्छा हो गया। तो PD हो गया, 1 माइनस टैक्स नहीं आता है इसमें, RV माइनस NP, क्योंकि डिविडेंड एक्सपेंसेस नहीं होते, डिवाइडेड बाय N, और फिर होता था RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर, याद आ गया बेटे, वो आप भूल ही नहीं पाओगे, इतने सारे क्वेश्चंस बनाने हमें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैथ्स फेल हो गया। 8 इंटू 1.04 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 60। पहले ये डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा। प्लस 0.04। हम्म 12 कितना है, ये डिविडेंड 12 प्लस RV कितना है 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो गया 120 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। 7 पॉइंट, अब बचा क्या भाई, KD। चलो KD कर लेते, सबका आ गया ना 11.8। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, KD इस I, इसमें होता है 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस N, RV प्लस डिवाइड 2। तो हाँ,
10.21 पर 10.2 आई कितना 110। इस बार 11 नहीं लिखा आपने, नहीं तो गलती यही होती 11। 1 माइनस पॉइंट आरवी रिडीमेबल वैल्यू 1000 कुछ नहीं बोला था, एट पार माइनस डिवाइडेड बाय 5 और 1000 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या कर देंगे 100। आंसर कितना आ गया हमारा 10.21। क्या काम हो चुका है? नहीं, वर्किंग नोट खत्म। अब टेबल बना रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WC। ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर। तो टेबल बनाते हैं। सोर्स अमाउंट वेट स्पेसिफिक कॉस्ट वेट इंटू स्पेस। सोर्सेस ऑफ कैपिटल WC अमाउंट। वेट्स स्पेसिफिक कॉस्ट वेट इंटू स्पेसिफिक कॉस्ट। पैसों का अरेंजमेंट एक तो हुआ है इक्विटी से, और कहां से प्रेफरेंशियल कैपिटल डेट 4.5 लाख 2.5 लाख। और 4 लाख टोटल कितना हो गया 11 लाख। तीन जी 0.410 41409 227 3 10 बस 364 कर सकते हो, क्योंकि वेट का टोटल तो 1 ही होना चाहिए। तो ठीक है, हम चल जाएगा तो भी, पर इसका टोटल हमेशा 1 होता है, आप भी जानते हैं। 100% में से 100 में से 40% इतना, 22% इतना, इसको 4 कर ले। स्पेसिफिक कॉस्ट आपने निकाला है ऑलरेडी। $17.86 7.8 10.21। सर ये परसेंटेज जो आता है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट परसेंटेज, पर ये वेट्स जो होता है ना बहुत कम डिजिट होती है, इसलिए 3 में हम करेंगे। बस मल्टीप्लाई करते हैं। सेवन पॉइंट 304 2.6। ठीक है, लास्ट वाला
नहीं, मेमोरी यूज कर सकते हो, चल जाता है इतना तो राउंड ऑफ। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है इधर उधर। 13.71%। ये हुआ क्वेश्चन, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ 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 हाँ, जी जी जी, वैसे ही वाला है। पहले मैं वही पढ़ाता हूँ कैपिटल, पर इनका कैपिटल बस्टिंग हो चुका था, इनका सितंबर में एग्जाम। ऐसे तो चलो छोटे चैप्टर पहले ही खत्म कर लेता हूँ, पर बीच में छुट्टियाँ हो गई, लेने तो अभी तक तो कब, और बुक का भी इश्यू है, कब से कोरियर हुआ अभी तक आया नहीं सब लोगों को, वो इश्यू आ गया। पर ठीक है, आज तो आ ही जाएगा किसी भी। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का भी दो अप्रोच है, एक है बुक वैल्यू अप्रोच, एक है मार्केट वैल्यू। बस वही एक बाकी है, बाकी और कुछ नहीं है। पर ठीक है। सर हमें हमेशा टेबल बनाना है कि हाँ, लेकिन कभी कभी एक एग्जांपल लिख, एग्जांपल टेबल बनाना है कि नहीं बनाना है, एक एग्जांपल लिख लो, ये काम आने वाला है, एग्जांपल काम आएगा। यार ऐसा है कि हम पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक, और हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी पैसे हमें लग रहे हैं हम इक्विटी वालों से 75% उठाएंगे और डेट वालों से ले लेंगे 10% और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से ले लेंगे 15%। पूरा 100% पैसा हो गया। फिर कितने लग रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, जितने भी लगे 75%, 10%, 15%। और मैं आपको दे देता हूं के, जो मैं आपको दे रहा हूं के 13% और आपको केपी दे दिया 11% और मैं आपको केडी भी दे दिया 8%। और मैं आपसे बोल रहा हूं कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो क्या इसके लिए हमें टेबल बनाना है? नहीं भाई, टेबल की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर। सब फॉर्मूला लिखना जरूरी है कि? वो भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी काम कर सकते हो, इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है हमको। तो निकाले AO इज इक्वल कितना 13, 75% को 0.75 भी लिख सकते हैं, 12.0 प्लस 8 इंटू 0.10। इंस्टीट्यूट मालूम है क्या खेल खेलता है आपके साथ? सेकंड में दे देगा डेट और केपी डाल देगा बीच में, वहां गड़बड़ करवा देता। बस वही ध्यान से करना है। सर ये आपका अनुभव है? हाँ, वो अनुभव ही यहाँ लिखा है मैंने, ठीक, जानबूझ के किया, मुझे मालूम था कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ करके। मैं चाहता तो केडी पहले और केपी बाद में लिख सकता था। 15 इंटू 15 नहीं 8, 8 तो हो गया यार, 11 इंटू 0.15, ठीक है, इधर उधर किया, जानबूझ के किया। 12 पॉइंट अब हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं टोटल, अब क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तब भी होगा, ठीक है। और अभी बुक है नहीं, किसी के पास स्टडी मैट है? तो ये पढ़ा हुआ भूल जाएंगे हम लोग। अब PDF खोल लेते, लेकिन ऐसे नहीं, क्लास के साथ नहीं, क्लास के साथ होगा तो प्रॉपर यहाँ बोर्ड नोट्स होगा उसके बाद।
अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर बुक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, पर वो यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यही पढ़ा, आगे से बुक के साथ पढ़ेंगे, हमारी अपनी बुक, ठीक है।